हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट के अंदर क्या देखा। पार्ट फर्स्ट के अंदर सर हमने कवर किया गवर्नमेंट बजट का मीनिंग क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब लेक्चर 2 में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। तो लेक्चर 2 में हम लोग गवर्नमेंट बजट के जो दो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, यानी कि गवर्नमेंट क्या लिखती है, गवर्नमेंट लिखती है इसमें अपने खर्चे और अपनी रिसीट्स, यानी आने वाली इनकम और खर्चे। तो हम इन्हीं पे चर्चा करने वाले हैं। पहला, गवर्नमेंट की जो रिसीट्स हैं, एस्टिमेटेड रिसीट्स, ये कितने तरह की होती हैं? दो तरह की होती हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट अपने लिखती है, ये भी दो तरह के होते हैं। इनकी हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो जब गवर्नमेंट अपने रिसीट्स को लिखती है, सिर्फ किसको लिखती है? रिसीट्स को, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बजट रिसीट्स। और जब एक्सपेंडिचर को लिखते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी एक्सपेंडिचर का बजट और रिसीट का बजट। चलते हैं जी। अब हमारे पास चार चीज़ें हैं टोटल पढ़ने वाली। ठीक है, एक्सपेंडिचर और रिसीट। पहले हम उनको छोटे उसमें पढ़ेंगे फॉर्मेट में, यानी शॉर्टकट फॉर्मेट में पढ़ेंगे, फिर हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अब गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि गवर्नमेंट जब भी खर्चा करेगी तो खर्चे को या तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिवाइड करेंगे या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कैटेगराइज करेंगे। तो गवर्नमेंट का हर खर्चा या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरह से गवर्नमेंट के पास जो रिसीट्स आ रही हैं उसको भी हम दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। या तो हम गवर्नमेंट की रिसीट को क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसीट। या गवर्नमेंट की रिसीट को हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसीट। ठीक है। तो हम इनको एक एक करके समझते हैं। पहले हम एक्सपेंडिचर को समझते हैं। गवर्नमेंट ने खर्चा किया, ठीक है, तो गवर्नमेंट के खर्चे को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर हम उसको किस में कैटेगराइज कर रहे हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर हम किसको बोलते हैं? गवर्नमेंट का ऐसा खर्चा जहां पर गवर्नमेंट के पैसे खर्च करने से गवर्नमेंट की एसेट्स बढ़ जाती हैं। ठीक है, एसेट्स आप अकाउंट्स के बच्चों आपको सबको पता ही है। या फिर बीच में क्या लिखा मैंने? या फिर, यानी और उस खर्चे से गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम हो जाती है। देखो, ये हमारे लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है। जैसे मैंने पैसा खर्च किया, मैं कार ले आया, कार लाया हूं ना, तो एसेट बढ़ गई, तो एसेट बढ़ गई तो वो मेरे लिए क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। या फिर मैंने बैंक का लोन वापस कर दिया, मेरे ऊपर लोन था, मैंने बैंक का लोन वापस कर दिया। दोनों ट्रांजेक्शन अलग अलग है। तो मैंने अगर बैंक का लोन वापस किया तो लाइबिलिटी कम हो गई, तो उस खर्चे को भी मैं क्या बोलूंगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आसान बात है, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो देखो यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या लिखा हुआ है? रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच आइदर, या तो क्रिएट एन एसेट्स, या तो एसेट्स बढ़ जाएं, और कोज अ रिडक्शन इन लाइबिलिटी, या गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्या हो जाए? कम। तो हमें यहाँ पे दो चीजों पे फोकस करना है। पहला क्या है? या तो रिडक्शन इन लाइबिलिटी हो या क्रिएट इन एसेट। तो हमने पहला एक्सपेंडिचर क्या पढ़ा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। साथ साथ याद करते रहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? या तो गवर्नमेंट की एसेट्स बढ़ जाएं या गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज कम हो जाए। अच्छा खर्चा है, एसेट्स बढ़ रही हैं या सिर पे से कर्जा उतर रहा है। दूसरा खर्चा है गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, दूसरा खर्चा क्या है हमारे पास? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है? ऐसा खर्चा जो गवर्नमेंट ने किया और गवर्नमेंट की एसेट्स नहीं बढ़ी, एंड अब बीच में क्या है? एंड, ना ही, दोनों कंडीशंस पूरी होनी है, ना ही गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज कम हुई। कह रहे सर पैसा कहाँ गया? यहां पैसा खर्च किया था तो घर में एसेट आई थी, यहां पैसा खर्च किया था तो कम से कम सिर से कर्जा उतरा था, यहां पैसा कहाँ गया? पैसे में आग लगा दी क्या? पैसा कहाँ गया? ना एसेट बढ़ी ना लाइबिलिटी कम हुई, पैसा गायब हो गया क्या? नहीं, पैसा गायब नहीं हुआ। तो पैसा छोटे मोटे एक्सपेंसेस पे करने में चला गया, जैसे गवर्नमेंट ने सैलरी पे कर दी, तो ना एसेट बढ़ी ना लाइबिलिटी कम हुई। पेंशन दे दी, इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी गवर्नमेंट ने, हेल्थ सर्विसेज का कोई खर्चा कर दिया। जैसे आप लोग मेन रोड पर गए, घूमने गए, और आपने किसी मेन रोड पर जाकर स्ट्रीट फूड खाया, ठीक है, आपने कहा भैया दो बर्गर खिलाओ, आपने दो बर्गर खा लिए। अब कार लेकर आए थे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, एसेट बढ़ी थी। बर्गर खाने से ना तो एसेट बढ़ी ना लाइबिलिटी कम हुई,
तो ऐसे खर्चे को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो लेमैन हमारी भाषा में था। तो गवर्नमेंट का ऐसा खर्चा जो गवर्नमेंट छोटे मोटे एक्सपेंडिचर कर रही है, जिससे ना तो एसेट बढ़ रही है ना लाइबिलिटी घट रही है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आसान बात हो गई। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज विच क्रिएट एसेट और रिडक्शन इन लाइबिलिटी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज विच नाइदर, नाइदर यानी ना ही, ये रहा नाइदर, क्रिएट एनी एसेट, ना तो एसेट बढ़ती है, नो रिडक्शन इन लाइबिलिटी, ना ही लाइबिलिटीज कम होती है। तो ऐसे खर्चे को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जैसे आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ऐसे ही सेम आपका क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी सॉरी, जैसे हमारा सॉरी मैंने इकट्ठा कर दिया। तो जैसे हमारा एक्सपेंडिचर दो पार्ट्स में डिवाइड है, क्या, कैपिटल और रेवेन्यू, ऐसी आपका रिसीट भी दो पार्ट में डिवाइड है, किसमें, कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट में। तो हम रिसीट्स को भी दो पार्ट्स में बना लेते हैं। इधर हमने लिखा रिसीट्स, इसको भी हम लोग दो पार्ट में बना लेते हैं। या तो आने वाला पैसा कैपिटल रिसीट होगा, या गवर्नमेंट के पास आने वाला पैसा रेवेन्यू रिसीट होगा। अब गवर्नमेंट रिसीट का मतलब समझना, पहले तो पैसा आना है। पैसा कैसे आ सकता है, गवर्नमेंट ने अपनी एसेट्स को बेच दिया, गवर्नमेंट ने रेलवे सेल कर दिया, होटल सेल कर दिए। जैसे अभी गवर्नमेंट ने अपनी इंडियन एयरलाइन सेल करी है ना, एयर इंडिया सेल कर दी टाटा को। तो गवर्नमेंट जब भी अपनी एसेट्स बेच देगी, गवर्नमेंट की एसेट्स कम होंगी, तो उसे हम क्या बोल देंगे, कैपिटल रिसीट। या फिर अब बीच में और है, ध्यान रखना, जब भी कैपिटल की बात हो रही है ना, जब भी कैपिटल की बात हो रही है, तो कैपिटल के दोनों केसेस में बीच में और है, एक कंडीशन पूरी हो जाए। तो या तो एसेट्स क्या हो जाए, कम, या फिर पैसा आया और लाइबिलिटी बढ़ गई। ये कैपिटल रिसीट अच्छा नहीं लग रहा है ना, क्यों, क्योंकि या तो एसेट्स बिक रही हैं या सिर पे कर्जा बढ़ रहा है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, आइदर क्रिएट लाइबिलिटी, या तो लाइबिलिटी बढ़ जाए, सिर पे कर्जा बढ़ जाए, या फिर रिडक्शन इन एसेट्स। जो मैं कार लाया था, मैंने कार बेच दी, तो कार बेचने से क्या हुआ, कैपिटल रिसीट हुआ। ठीक है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं बोरोइंग्स। अभी हम रिकवरी ऑफ लोन की भी चर्चा करते हैं ना, इसको अलग से चर्चा करेंगे इसकी। जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने अपने इन्वेस्टमेंट बेच दिए, जैसे गवर्नमेंट ने स्मॉल सेविंग्स का यूज़ कर लिया, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसीट्स, यानी एसेट्स का कम होना या लाइबिलिटीज़ का बढ़ना। दूसरा हमारे पास क्या आता है, रेवेन्यू रिसीट। दूसरा हमारे पास क्या आता है, रेवेन्यू रिसीट। अब रेवेन्यू रिसीट्स में क्या होगा, गवर्नमेंट के पास पैसा आया, ना तो एसेट्स कम हुई एंड ना ही लाइबिलिटीज बढ़ी। कह रहे सर ये पैसा तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों ये पैसा हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना तो इससे हमारे सिर पे कोई लाइबिलिटी जनरेट हुई और ना इससे कोई एसेट कम हुई। ये पैसा सर बहुत बढ़िया है ना। इट रेफर्स टू नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी, ये बीच में गलत लिखा हुआ है, एंड रेफर्स टू नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई, नो रिडक्शन इन एसेट, ना ही कोई एसेट कम हुई। तो ये पैसा गवर्नमेंट का सर बहुत बढ़िया है। जो भी गवर्नमेंट के पास टैक्स से कलेक्शन आता है वो सब हमारा रेवेन्यू रिसीट है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा वापस नहीं देना, ना गवर्नमेंट के सिर पे कोई लाइबिलिटी जनरेट हुई, ना गवर्नमेंट की कोई एसेट कम हुई। साथ साथ टैक्स के अलावा भी कुछ इनकम्स आती हैं, उनकी भी हम लोग रेवेन्यू रिसीट जब पार्ट पढ़ेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। तो आपका ना एक छोटा सा डायग्राम तैयार हो जाएगा, इस डायग्राम को तैयार कर लेना एक पेज पे, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, ना एसेट बढ़ना ना लाइबिलिटी घटना, ना एसेट बढ़े। तो इसको एक पेज पे तैयार कर लेना, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर या तो एसेट्स बढ़ जाए या लाइबिलिटी घट जाए, दोनों में चेंज नहीं हो रहा तो हमारा रेवेन्यू बन जाएगा। सेम अगर आप कैपिटल रिसीट लिख रहे हो तो कैपिटल रिसीट कैपिटल एक्सपेंडिचर का उल्टा हो जाएगा। यहाँ एसेट्स बढ़ रही थी, यहाँ एसेट्स कम हो रही है, यहाँ लाइबिलिटी घट रही थी, यहाँ लाइबिलिटी बढ़ रही है, फिर इनमें कोई चेंज नहीं होगा तो क्या बन जाएगा, रेवेन्यू रिसीट। तो अगर आप एक कैपिटल एक्सपेंडिचर याद रखते हो तो शॉर्टकट तरीके से तीनों आपके पास अपने आप बन जाएंगे। एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन भी आता है तो आपको विद एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा, हमने एक्सपेंडिचर भी समझ लिए सर, रिसीट भी समझ लिए सर, कुछ इसके एग्जाम्पल्स आप लोग बुक में से प्रैक्टिस के तौर पे करोगे तो आपका और क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो रेवेन्यू रिसीट है ना, ये थोड़ा सा हमारे पास डिटेल में है हमारे सिलेबस में। रेवेन्यू रिसीट भी दो तरह का होता है, या तो टैक्स या नॉन टैक्स। या तो हमारे पास कौन सी रिसीट होती है, टैक्स की। ज़्यादातर बच्चे टैक्स से मतलब एक तरह से बोल सकते हैं फैमिलियर होंगे, सबको पता है टैक्स का मतलब क्या होता है, लेकिन हम टेक्निकल डेफिनेशन अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो रेवेन्यू रिसीट में भी दो चीज़ें होती हैं, या तो टैक्स या फिर नॉन टैक्स। नॉन टैक्स क्या होता है, जो टैक्स में कवर नहीं हुआ। जैसे आप लोग बाइक चला रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट ने या पुलिस वालों ने आपको पकड़ा और कोई फाइन या पेनल्टी लगा दी,
तो टैक्स के अलावा होने वाली इनकम है, ठीक है। टैक्स का पैसा नहीं गया, गवर्नमेंट की इनकम तो ही वो, लेकिन वो टैक्स में काउंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि टैक्स के अंदर एक स्पेशल फीचर होता है उसका कंपलसरी होना। तो ये जो हमारा टैक्स और नॉन टैक्स की हम लोग चर्चा करेंगे, यही हमारा अगला टॉपिक है कि सर रेवेन्यू रिसीट भी हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड है, या तो टैक्स रिसीट या नॉन टैक्स रिसीट, ठीक है। तो हमारा सेकंड लेक्चर का जो टॉपिक चल रहा था दैट इज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। क्योंकि टैक्स भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, नॉन टैक्स क्या होता है, और कुछ एक दो चर्चा करके इस हम लोग सेशन को यहाँ पे एंड करेंगे। टैक्स रेवेन्यू बेसिकली क्या होता है, टैक्स रिसीट गवर्नमेंट के लिए क्या होती है। देखो, गवर्नमेंट इतने खर्चे करती है पब्लिक के लिए, तो गवर्नमेंट के पास पैसा भी तो होना चाहिए, गवर्नमेंट की कुछ इनकम भी तो होनी चाहिए ना। तो पब्लिक जो पैसा देती है गवर्नमेंट को, दैट इज कॉल्ड टैक्स। अब वैसे सबको पता होता है टैक्स होता क्या है, लेकिन ना डेफिनेशन बताने में दिक्कत होती है, या फिर हम लोग उसको टेक्निकली एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो टैक्स की कुछ टेक्निकल टर्म्स पढ़ते हैं। जैसे टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट। टैक्स क्या है? कंपलसरी पेमेंट है, देना ही देना है। आप कहोगे सर हम तो टैक्स नहीं देते, आप देते हो टैक्स। आप बिस्किट खरीद के ला रहे हो बाजार से, उस पर टैक्स दे रहे हो। आप लैपटॉप खरीद रहे हो, उस पर टैक्स दे रहे हो। आप मोबाइल खरीद रहे हो, उस पर टैक्स दे रहे हो। तो टैक्स क्या है? कंपलसरी पेमेंट। मैं सैलरी अर्न करता हूं तो मैं भी टैक्स देता हूं, प्लस मैं गुड्स पे भी तो टैक्स देता हूं। आप सैलरी अर्न नहीं करते हो तो सैलरी पे टैक्स नहीं देते, पर गुड्स पे तो कंपलसरी टैक्स देते हो ना। मेड बाय पीपल, कंपनीज भी टैक्स देती हैं। अगर आपको थोड़ा कंपनी के बारे में नॉलेज है तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो कंपनी की इनकम पे भी क्या लगता है? टैक्स टू द गवर्नमेंट विदाउट एक्सपेक्ट एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न। मतलब ये जो पब्लिक है ना, ये पब्लिक ये गवर्नमेंट को टैक्स दे रही है, ठीक है, और बदले में ये भी नहीं सोच रही गवर्नमेंट को टैक्स देने के बदले कि यार हमें कुछ डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। मतलब मैंने टैक्स दिया तो गवर्नमेंट मुझे स्कॉलरशिप दे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सबको मिलेगा, मिलेगा तो डायरेक्ट मुझे बेनिफिट नहीं मिलता उसका। जनरल सभी के लिए हम लोग बेनिफिट को देखते हैं। तो टैक्स की अगर कोई टेक्निकल डेफिनेशन आपसे पूछते हो, टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट मेड बाय पीपल कंपनी टू गवर्नमेंट विदाउट एक्सपेक्ट डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न। अभी अपन लोग जो नोट्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग नोट्स में सब चैप्टर के बेसिक्स कवर कर रहे हैं, ठीक है। एक बार अगर आपके नोट्स के थ्रू बेसिक्स कवर हो गए, आपकी सिलेबस पे कमांड हो गई, देन आप लोग बुक की तरफ प्रोसीड करना और बुक की अच्छे से रीडिंग करना। तो आपको 90% यही कंटेंट मिलेगा, 10% एक्स्ट्रा कंटेंट आपको बुक से तैयार करना है, जिससे आप 100 आउट ऑफ 100 अचीव कर सकते हैं। ठीक है यार, किसी बच्चे को वो कह रहा है मुझे तो सर 80 में से 60 आ जाए तो बहुत है, भाई तू नोट्स करके चला जा, तेरे लिए बहुत है, ठीक है। तो ये नोट्स अपने आप में ऐसा नहीं है कि सब कुछ इसमें से ही आना है। 80% पेपर इसमें से आएगा, लेकिन 20% की तैयारी आपको बुक में से भी करनी है, वो हम आपको गाइड करेंगे कैसे। अब डायरेक्ट टैक्स, टैक्स भी दो तरह का होता है, आपने थोड़ा बहुत नाम सुना होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो समझते हैं। नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्ट टैक्स यानी ऐसा टैक्स जो हमें डायरेक्टली पे करना है। ऐसे ही बच्चे बताते हैं, बच्चों से पूछो डायरेक्ट टैक्स मतलब सर जो डायरेक्ट देना है, अरे भाई होता क्या है। तो इसका कीवर्ड याद रखेंगे, इसका कीवर्ड क्या है? डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स इम्पोज्ड ऑन इनकम और प्रॉपर्टी। अगर आप ये दो वर्ड बता दो ना, बस सफिशिएंट है। यानी अगर डायरेक्ट टैक्स को हम लोग समराइज करना है तो हम कह रहे हैं डायरेक्ट टैक्स आर दोज विच आर इम्पोज्ड ऑन इनकम एंड प्रॉपर्टी। यानी इनकम और प्रॉपर्टी पे लगने वाला हर टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? विच इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा टैक्स जो किस पे लग रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज पे। आप मूवी देखने जा रहे हो, आपने सर्विस ली, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। आप मार्केट रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आपने वहां पे खाना खाया है, सर्विसेज ली हैं, आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप मार्केट से मोबाइल लेके आ रहे हो, आपने गुड्स खरीदा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज पे हो रहा है वो सब इनडायरेक्ट टैक्स है, जो भी इनकम एंड प्रॉपर्टी पे लग रहा है वो सब डायरेक्ट टैक्स है, दैट आर पेड डायरेक्टली बाय देम टू गवर्नमेंट। और ये किसको देना पड़ता है फिर हमें? डायरेक्टली गवर्नमेंट को। ये इनडायरेक्टली जाता है, क्यों? क्योंकि जब आपने मोबाइल खरीदा, आपने मोबाइल के साथ टैक्स पे कर दिया शॉपकीपर को। अब शॉपकीपर गवर्नमेंट को दे रहा है, बर्डन आपकी जेब पे ही आ रहा है, पर इनडायरेक्टली घूम फिर के वो किसके पास चला गया? गवर्नमेंट के पास। इनडायरेक्टली गया, बीच में एक पार्टी इन्वॉल्व हो गई। डायरेक्ट टैक्स बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। बिल्कुल, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन मैं किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता। जैसे मैं इनकम कमा रहा हूं तो टैक्स भी मुझे ही पे करना है, आईटीआर मैं अपनी ही फाइल करूंगा।
आईटीआर में ना फाइल करूं और किसी पे और को कहने लगूं कि सर किसी और ने आईटीआर फाइल नहीं करी या मैंने जिम्मेदारी दे रखी थी उसको उसने नहीं करी, नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, इसका बर्डन टैक्स का हम शिफ्ट नहीं कर सकते। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन अपने आप दूसरे पे क्या हो जाता है, शिफ्ट। देखो अल्टीमेटली पैसा तो किसकी जेब से जाना है, मेरी ही जेब से, कंज्यूमर की ही जेब से जाना है टैक्स का पैसा। लेकिन इसका जो बर्डन है प्रोड्यूसर के पॉइंट से कंज्यूमर पे वो क्या कर सकता है, शिफ्ट। यानी कंज्यूमर हमें, प्रोड्यूसर हमें मोबाइल बेच रहा है, वो खुद टैक्स नहीं पे कर रहा है, बेचते वक्त उसने टैक्स किससे निकलवा लिया, कंज्यूमर से। यानी कि उसने टैक्स बर्डन का किस पे शिफ्ट कर दिया, कंज्यूमर पे। तो बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन क्या कर सकते हैं हम लोग, शिफ्ट कर सकते हैं। द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड। आगे क्या लिखा हुआ है, अच्छा डायरेक्ट टैक्स जो होता है, यहाँ पे लिखा नहीं है, लिख लेना आप लोग। डायरेक्ट टैक्स जो होता है डीटी, इसका जो नेचर होता है ना वो प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, प्रोग्रेसिव का मतलब है ज्यादा इनकम वाले पे ज्यादा टैक्स, कम इनकम वाले पे कम टैक्स। जैसे इंडिया के अंदर स्लैब बनते हैं कि 3 लाख से 5 लाख जो कमा रहा है उसको 5% टैक्स देना है, फॉर एग्जाम्पल, ऐसी इमेजिनरी स्लैब ले रहे हैं। 5 लाख से जो 10 लाख कमा रहा है उसको 10% टैक्स देना है, 10 लाख से ज्यादा वाले को हमें 30% टैक्स देना है, ऐसा गवर्नमेंट ने सपोज आपको बोल दिया। तो ज्यादा इनकम वाले पे ज्यादा टैक्स, कम इनकम वाले पे कम टैक्स, इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव। अंग्रेजों का राज नहीं चल रहा कि लगान लगा दिया सभी को देना है, नहीं, इनकम है तो टैक्स दो, इनकम नहीं है तो टैक्स मत दो, दैट इज डायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर क्या होता है, रिग्रेसिव। रिग्रेसिव क्या होता है, सभी के लिए सेम, जैसे लगान लगाया जाता था। तो इनडायरेक्ट टैक्स सबके लिए सेम है। अमीर आदमी लैपटॉप लेने जा रहा है उसको भी टैक्स देना पड़ेगा, गरीब आदमी लैपटॉप लेने जाएगा तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। पहले इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे होते थे, जैसे वैल्यू एडिड टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स। इन सबको हटा करके अब किसको ले आए हम, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी। यहाँ पे कुछ डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल दे रखे, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, डेथ ड्यूटी, कैपिटल गेन टैक्स, वेल्थ टैक्स। इनमें से कोई भी टैक्स है एग्जांपल में तो आपको लिखना है ऑल आर इम्पोज्ड ऑन इनकम एंड प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। सिंपल हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का। उम्मीद है आपको टॉपिक। आगे चलते हैं। नॉन टैक्स रिसीट क्या होती है, नॉन टैक्स रिसीट गवर्नमेंट की ऐसी इनकम जो कवर नहीं हुई, किसमें कवर नहीं हुई गवर्नमेंट की वो इनकम, टैक्स में। टैक्स से कंपलसरी पेमेंट होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलने वाला एक कंपलसरी पेमेंट हमें नहीं देना है, ठीक है। इट रेफर्स टू गवर्नमेंट, इट रेफर्स टू रिसीट फ्रॉम गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज अदर देन टैक्स रिसीट। जैसे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट की इनकम हुई, ठीक है, गवर्नमेंट को हमने फाइन दिया, तो फाइन कोई कंपलसरी पेमेंट है नहीं, गलती करेंगे तो गवर्नमेंट को मिलेगा। तो इंटरेस्ट, प्रॉफिट हुआ गवर्नमेंट को कहीं से, डिविडेंड हुआ, डिविडेंड मिला, शेयर्स ले रखे हैं गवर्नमेंट ने, फीस हमने पे करी गवर्नमेंट को, अगर हम गवर्नमेंट के फॉर्म फिल करते हैं तो गवर्नमेंट को फाइन या पेनल्टी, हम लोग बाइक से जा रहे हैं चलान काट दिया गवर्नमेंट ने तो हमारी फाइन पेनल्टी चली जाएंगी। एश शीट्स, किसी का कोई वारिस नहीं है और वो पर्सन मर गया, तो ये सारी इनकम क्या है, नॉन टैक्स रिसीट। गवर्नमेंट को फॉर फीचर या स्पेशल असेसमेंट की इनकम हो गई, तो ये सब क्या है गवर्नमेंट के लिए, नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी ऐसे रेवेन्यू जो टैक्स में कवर नहीं हो पाए। यानी मेरा मानना यह है कि ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू वो सब गवर्नमेंट की इनकम है जो हमें कंपलसरी पे नहीं करनी है, ठीक है। गलती करेंगे तो फाइन देंगे, अदरवाइज नहीं। गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया है तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट की इनकम होगी, अदरवाइज नहीं। तो हमने अभी क्या क्या कवर कर लिया, हमने यहाँ पर इस सेशन में एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा था, आप रिवाइज करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा था, रिवाइज करके नोट्स बनाएंगे, 2 रिसीट पढ़ी थी, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। साथ साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी, रेवेन्यू रिसीट भी 2 तरह की होती है, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स भी 2 तरह का होता है, कौन कौन सा होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट सेशन रखेंगे। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं, यहाँ पे वैसे तो आपके सिलेबस में ये भी है प्लान और नॉन प्लान या डेवलपमेंट या नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ बजट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ बजट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डेफिसिट बजट। इसके बिना ना तो कभी पेपर बना, ना शायद कभी पेपर बनेगा। तो अगले क्लास के अंदर हम लोग किसकी बात करेंगे, बजट, टाइप्स ऑफ बजट की। थैंक यू सो मच गाइस।